हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो कि इसी साल रिलीज हुआ था। एंड ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये है 2021-22 का। चैप्टर बाय चैप्टर हम इसका स्टडी करेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर है हमारा ए जनरल रिव्यू। तो इसमें हम नॉर्मली जो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें आई है उसके बारे में एक जनरल रिव्यू लेंगे, एक मैक्रो व्यू लेंगे। और मैक्रो व्यू मीन्स ऊपर से, और चीज़ें बाद के चैप्टर्स जो होंगे उनमें कवर होंगी। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लेंगे छोटा सा, और एक ओवरव्यू लेंगे हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका। और यही 3 टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मैक्रो व्यू, सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू एंड लास्ट इज हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी ओवरव्यू। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैक्रो व्यू। ये मैक्रो ओवरव्यू होगा इंडियन एंड स्टेट की इकोनॉमी का, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर कर रही है, तो जो उनके एफर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। एंड एट द नेशनल लेवल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस और रियल जीडीपी, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस उसी को रियल जीडीपी कहा जाता है, वो 2020-21 के लिए 135.58 लाख करोड़ है। एज अगेंस्ट, यानी कि लास्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2019-20 में, उस समय वो थी 145.16 लाख। तो यानी कि अभी 135.58 लाख करोड़ है, 145.16 लाख करोड़ थी, तो यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 6.6% का। जीडीपी एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी, ये हमने अभी बात की रियल जीडीपी की, जो कि रियल जीडीपी है 135.58 लाख। अब हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। जीडीपी एज करंट प्राइसेस, पहले थी कांस्टेंट प्राइसेस, तो नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड एट 158.1 लाख करोड़, और वही हम 2019-20 की बात करें तो 200.75 लाख करोड़ थी, तो यानी कि उसमें भी गिरावट आई है। और जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं 2021-22 के, उसमें इंडियन इकोनॉमी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9.2% की दर से ग्रो करेगी। और इसके अलावा जो द पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, वो एस्टिमेट किया गया है 1,26,855 2020-21 में, और 2019-20 में वो था 1,32,115। इसके बाद अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइजेस के लिए, वो एस्टिमेट की गई है 1,14,814 करोड़। वही हम 2019-20 की बात करें तो 1,21,168 करोड़ थी, तो उसमें 5.2% का कॉन्ट्रैक्शन आया है। और अब हम बात करेंगे स्टेट जीडीपी एट करंट प्राइजेस, वो है 1,56,675 करोड़, और 2019-20 में वो थी 1,59,162 करोड़। तो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइजेस पे है वो है 1,83,333। वही 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में वो थी 1,85,728। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है, इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अभी बात करते हैं मैक्रो व्यू, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। Various ministries and departments are implementing government's strategic program and policies to enhance economic growth। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, और सरकार के जो भी विभिन्न विभाग हैं और जो मंत्रालय हैं वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार के जो भी कार्यक्रम और नीतियां हैं उनको लागू कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इज यूजिंग ए बॉटम अप अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट द बेस्ट मीट्स द नीड्स ऑफ अवर सोसाइटी। और हमारी जो गवर्नमेंट है
वो नीचे से ऊपर की प्रक्रियाएं जो जनता की जरूरतों को पूरा करती हैं, उनको उपयोग कर रही हैं। The COVID-19 pandemic endangered a once-in-a-century global crisis in 2020, faced with unprecedented uncertainty at the onset of the pandemic. India focused on saving lives and livelihood of its citizens by its willingness to take short-term pain for long-term gain. India's response stemmed from the human principle that while GDP growth will recover from the temporary shock caused by an intense lockdown, the human lives lost cannot be brought back. तो इसमें जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, उसके लिए स्टार्टिंग में एक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था और भारत ने लंबे समय के लाभ के लिए थोड़े समय के दर्द के नजरिए से जीवन और आजीविका को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। और ये मानना है कि भारत की प्रक्रिया एक मानवीय सिद्धांत से उपजी है कि अर्थव्यवस्था एक तीव्र लॉकडाउन के अस्थायी झटके से उबर जाएगी, यानी कि जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो डेथ हुई है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ खोई है, वो वापस नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। The last 2 years have been difficult for the world economy on account of the COVID-19 pandemic. Repeated waves of infections, supply chain disruptions, and more recently, inflation has created challenging times for policy making. Faced with these challenges, the government of India's immediate response was a bucket of safety challenges. The bucket of safety nets to cushion the impact on vulnerable sections of society and the business sector. It then pushed through a significant increase in capital expenditure on infrastructure to build back medium-term demand, as well as aggressively implemented supply-side measures to prepare the economy for a sustained long-term expansion. तो इसमें हमारे जो efforts हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में बात की जा रही है। Next, 2 years into the COVID-19 pandemic, the global economy continues to be plagued by uncertainty with insurgent waves of mutant variants, supply chain disruptions, and a return of inflation in both advanced and emerging economies. Moreover, the likely withdrawal of liquidity by major central banks over the next year may also make global capital flow more volatile. In this context, it is important to evaluate both the pace of growth revival in India as well as strength of macroeconomic stability indicators. It is also essential to look at progress in vaccination, as this is not just a health response but also a buffer against economic disruptions caused by repeated waves of pandemic. Vaccination is not merely a health response but is critical for opening up the economy, particularly contact-intensive services. Therefore, it should be treated for now as a macroeconomic indicator. Over the course of a year, India delivered 173.86 crore doses that covered 90.6 crore people with at least one dose and 74.5 crore with both doses. The administration of precaution dose of COVID-19 vaccine to healthcare, frontline workers and those above 60 years in the country and for the 15 to 18 year age group is also gathering pace at the time of presenting this survey. तो यहाँ पे एक साल की बात करें तो भारत ने टीकाकरण के अभियान के एक वर्ष में 16 फरवरी 2022 तक 173.86 करोड़ खुराकें दे दी है, यानी कि जो टोटल जो डोजेज वितरित की है इंडिया ने वो 173 करोड़ है, 173.86 करोड़ 16 फरवरी तक। इसमें से 90.6 करोड़ जो लोग हैं उनको कम से कम एक खुराक दी गई है और 74.5 करोड़ लोग जो हैं उनको दोनों खुराकें दी गई है। तो यानी कि 173.86 करोड़ खुराकों में से 90.6 करोड़ लोगों को एक एक खुराक दी गई और बाकी की जो खुराकें थी वो 74.5 करोड़ लोगों को दो दी गई है। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक का टीकाकरण और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 16 फरवरी 2022 तक कितनी खुराकें इंडिया ने दे दी है, तो वह 173.86 करोड़ एंड कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक खुराक मिली है तो वो है 90.6 करोड़ और कितने लोगों को दोनों खुराकें मिली है वो है 74.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं। Another distinguishing feature of India's response has been an emphasis on supply-side reforms rather than a total reliance on demand management. These supply-side reforms include
deregulation of numerous sectors, simplification of processes, removal of legacy issues like retrospective tax, privatization, product-linked incentive, and so on. Indian government continue to focus on economic revival as its priority. Key initiatives taken inter alia include Make in India, Startup India, and Ease of Doing Business reforms. Digital technology has been the sprint runner of this year that enabled us to tide over the disruptive efforts of the pandemic. Central government is creating a conducive environment by streamlining the existence, regulation, and processes. The upturn in the economy, while avoiding a second wave of infections, makes India a sui generis case in strategic policy making. Of being fearless to choose the road less traveled, India's human-centric policy response to the pandemic, tailored to India's unique vulnerabilities, demonstrated the power of upholding self-belief under immense uncertainty. India transformed the short-term trade-off between lives and livelihoods. So India transformed the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win situation in the medium to long term by both saving lives and livelihoods. Empowered by vision and foresight, India turned this crisis into an opportunity by ramping up its health and testing infrastructure and implementing a slew of seminal reforms to strengthen the long-term growth potential of the economy. The Union government launched a support and outreach program for helping growth, expansion of micro, small, and medium enterprises sector. In addition, efficient financial intermediation and macroeconomic stability through prudent fiscal and monetary policies are other efforts initiated by government to increase growth in the country. So these are just overview. यहाँ पे पॉइंट एक ही आया था जो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आया था. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी. तो हमने अभी मैक्रो व्यू पढ़ा, अब इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लेंगे हम. सो इंडियन इकोनॉमी टू सम एक्सटेंट हैड रजिस्टर्ड the economic slowdown despite continued fall in the global economic indicators. The stability was marked by good governance through major domestic as well as foreign policies catering to the development of economy. The initiation of various reforms have stimulated India's economy that registered a steady pace of economic growth. Hence, growth of real GDP has been high with average growth rate of 6.4% in the last 4 years. The Indian economy showed a contraction of 6.6% in 2021 due to COVID-19 pandemic. Experienced negative growth in mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water supply and other utility services. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियल ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी है वो हाई है और जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6.4% है लास्ट 4 इयर्स में रियल जीडीपी का. इसके अलावा जो इंडियन की इकोनॉमी है उसने 2020-21 में कोविड-19 की वजह से कॉन्ट्रैक्शन शो किया और कॉन्ट्रैक्शन है 6.6% का. आगे बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे नेगेटिव ग्रोथ हुई है. तो माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस. तो इनके बारे में हम आगे करेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है. Trade, hotels and restaurants, transport, storage, communication services related to broadcasting and other services when compared to the previous year 1920. तो GDP at constant prices और real GDP, तो जो GDP constant prices पे कहा जाता है GDP at constant prices और real GDP एक ही होती है. और जब कहा जाए GDP at current prices और nominal GDP वो भी एक ही होती है. तो real GDP और nominal GDP एक current prices के लिए होती है और एक constant prices के लिए. So real GDP for the year 2021 estimated at 135.58 lakh as compared to 145.16 lakh crore in 1920 जो हमने अभी पढ़ा था with a contraction of 6.6%. The GDP at current prices और nominal GDP 2021 की वो 198.01 लाख करोड़ थी as against 200.75 lakh crore in the year 1920. Showing a contraction of 1.4% during 2021. GVA, gross value added at constant basic prices, witnessed a contraction of 4.8% during 2021 against the growth rate of 3.8% in the year 1920. Due to a negative growth in mining and quarrying, minus 8.6%, manufacturing minus 0.6%, electricity, gas, water supply and other utility services, minus 3.6%.
कंस्ट्रक्शन -7.3%, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट -22.4%, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग -15.3% एंड अदर सर्विसेज -11.5%। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जीबीए ग्रोथ एट बेसिक प्राइजेस, और जो बेस प्राइजेस लिया जा रहा है 2011-12 का लिया जाता है, और उसके अनुसार ही उसमें जो ग्रोथ होती है या डिप आता है वो मेजर किया जाता है। तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था, तो क्या था कि जैसे बहुत, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, सपोज करो हिमाचल में, तो हिमाचल सरकार को बहुत सारा पैसा जो टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करते हैं उनके आने से आता है। उनके आने से जो होटल्स के व्यापारी हैं या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या कुछ और चीजें जो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं, तो उस सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पिछले जो 1-2 साल थे वहां पे टूरिस्ट या तो बहुत कम थे या लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। और आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो कि जो मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो लॉस उन सर्विसेज पे हुआ है जो कि ट्रैवलिंग से जुड़ी है या होटल से जुड़ी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स -22.4% का डिप आया। इसके बाद आया ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इनमें आया -15.3 का। तो इनके बारे में नोट करते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसको जो था 3.3% रहा। माइनिंग एंड क्वायरिंग, तो माइनिंग के ऑपरेशंस भी नहीं हो सके तो इसका था -8.6। मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा कम, और ये पॉजिटिव ही रहा है क्योंकि -2.9 से -0.6 पे आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाइड एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज -3.6, यानी कि लॉस है लेकिन उतना नहीं है। कंस्ट्रक्शन पे -7.3, कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी, इसलिए -7.3 का डिप आ गया 1.2 से। ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट 7.1 से सीधा -22.4, सो इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म डायरेक्टली। होटल्स, व्यापारी, ट्रेड एंड रेस्टोरेंट्स। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इनमें आया है डिप -15.3 का 3.6 से। फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्रूवमेंट हुई है, 5.1 पहुंच गए 3.5 से। रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इनमें डिप आया है 8% से 1.2%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, इनमें मामूली सा डिप आया 5.1 से 2.3 का। एंड अदर सर्विसेज 7.2 से -11.5। तो ग्रॉस वैल्यू एड जो जीबीए है, जीबीए एट बेसिक प्राइजेज रहा है 3.8 था 2019-20 में, और 2020-21 में रहा -4.8 ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट, एडवांस एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस रियल जीडीपी एक्सपेंशन ऑफ 9.2% इन 21-22 आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इन 2021. This implies that overall economy activity has recovered beyond the pre-pandemic levels. तो अभी जो एस्टिमेट आ रहे हैं एडवांस एस्टिमेट्स, तो यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट जो है इंडियन इकोनॉमी को लेके, उनमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रियल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 9.2% होगी 2021-22 में आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इन 2021. तो This implies that overall economic activity has been recovered beyond the pre-pandemic levels. यानी कि जो पैंडेमिक के पहले हमारा लेवल था वहां तक हमारी इकोनॉमी पहुंच गई है. एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, इनको सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा है, और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.9% यानी कि लगभग 4% की दर से बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो ग्रोथ हुई थी 3.6% in last previous year. Estimates suggest that GVA of industry will rise by 11.8%. Last year contraction थी 7% की. सर्विसेज सेक्टर जो कि हार्डेस्ट हिट था पैंडेमिक की वजह से, जिसमें कि वो सेगमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है जिनमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट था, तो अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 8.2% की दर से बढ़ेगा आफ्टर 8.4% कॉन्ट्रैक्शन इन लास्ट ईयर. सो per capita net national income at current prices is estimated at 1,26,855 in 2021 against
1,32,115 for previous year 1920, recording a decrease of 4%. The per capita national income in real terms at constant prices estimated at 85,110 for 2021 as against 94,217 1920, showing a contraction of 9.7%. तो यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हो, ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, एक पेज में आराम से सारी चीजें आ जाएंगी. Next, inflation management is the key priority of government. Inflation rate measured by WPI on year-to-year basis. Inflation has reappeared as global issue in both advanced and emerging economies. The surge in energy prices, non-food commodities, input prices, disruption of global supply chains, and rising freight costs stoked global inflation. Wholesale inflation based on WPI wholesale price index, after remaining benign during the previous financial year, saw a sharp uptick to 12.5% during 21-22, April to December. A part of observed rise in WPI could be attributed to the low base in previous year. However, rising input costs and global commodity prices also contributed to the rise in wholesale prices. CPI IW, Consumer Price Index Industrial Worker, moderated to 5% in 21-22, April to December, from 5.2% in the corresponding period of 2020. तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका एक हम टेबल बना सकते हैं, मैं आपको शो कर दूंगा वीडियो में. टेबल बना के इनको एक पेज में इजीली मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी. गवर्नमेंट ऑफ HP has initiated several measures for speedy progress in the quality of life of people of the state through efficient policies and cooperation with central government. Himachal has a vibrant economy due to steady efforts of the hardworking people of state and by the implementation of progressive policies and programs of central and state government. Himachal has become a fast-growing economy. During 2021, the state economy contracted by 5.2% due to COVID-19 pandemic, but as per current estimate, is expected to grow by 8.3% during 21-22. तो लास्ट ईयर जो स्टेट की इकोनॉमी थी कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि उसमें गिरावट हुई थी 5.2% की, लेकिन अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8.3% की दर से वृद्धि होगी 2021-22 में. तो यहाँ पे मैप दिया गया है 4.1 से -5.2 2020-21 और उसके बाद 8.3 2021-22 के एडवांस एस्टिमेट्स ये शो कर रहे हैं. Decrease in gross social domestic product at constant prices is mainly attributed to 12% decrease in primary sector, 6.6% decrease in secondary sector, and 10.6% decrease in transport, communication, trade, hotel, and personal services. Registered a positive growth of 4.5 and 5.1% respectively. Finance and real estate sector decreased by 1.9%. Transport and trade increased by 4.6%. Manufacturing sector decreased by 1.9%. Transport and trade increased by 4.6%. Manufacturing sector by 0.3%. Construction by 3.1%. Electricity, gas and water supply decreased by 4.6%. The food grain production, which was 15.94 lakh metric ton during 1920, decreased to 15.20 lakh metric ton in 2021 and is anticipated to grow to 16.75 lakh metric ton in 21-22. Fruit production decreased to 6.24 lakh metric ton in 2021 as against 8.45 lakh metric ton in 1920, showing a decrease of 26.15% in 2021. The fruit production during 21-22 up to December 22 is 6.98 lakh metric ton. So यहाँ पे key indicators के बारे में दिया गया है. GSDP in crores at current prices and constant prices. So these are the absolute value. 1,59,162 से 1,56,675. जो परसेंटेज चेंज हुई है वो है 1920 में 7.3 और 2021 में -1.6. At constant prices 1,21,168 in 1920 and 1,14,814 in 2021. So the percentage change हुई है 1920 में 4.1% और 2021 में -5.2. Food grains production in lakh tons 15.94 in 1920 और
2021 में और डिक्रीज हुई 15.28, सो परसेंटेज चेंज हुई थी 1920 में -5.8 एंड 2021 में 4.1% की माइनस में। फूड प्रोडक्शन लैक्स टन में 2019-20 में इसमें भी गिरावट आई थी 8.45 लाख टन इन 1920, और जबकि 2021 में 6.24 लाख टन। और जो परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर वो है 1920 में 70.7% और 2021 में -26.2, यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन भी बहुत लॉस में था, बहुत कम प्रोडक्शन हुई थी। ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर एट करंट प्राइसेस इन करोड़, सो 43,322 से 42,283, और इसमें जो डिक्रीज हुआ था -0.82 माइनस में 1920 में, और जो 2021 में हुआ था -2.40। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मिलियन यूनिट्स में 2246 2246 मिलियन यूनिट्स, इससे डिक्रीज होके 1961 मिलियन यूनिट्स। और जो परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 1920 में 14.86 और -12.69 इन 2021। The per capita income at current prices as per first revised estimate for the year 2021 is 1,83,333 as compared to 1,85,728 in last year 1920, which is a decrease of 1.3%. तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पहले आ रहे थे वही बार बार आ रहे हैं। At per current estimates on the basics of economic condition up to December 21, in spite of impact of COVID-19, the economy of the state for 21-22 is expected to grow by 8.3%. This is a remarkable achievement for Himachal. Economy of the state has shown a shift from agriculture sector to industries and services, as the percentage contribution of agriculture in total gross state domestic product has declined from 57.9% in 51 to 55.5% in 1967 to 68, 26.5% in 1991 and 9.64% in 2021. The shares of the industries and services sector, which were 1.1 and 5.9% respectively in 50-51, increased to 5.6 and 12.4% in 67-68, 9.4 and 19.8% in 1991 and to 28.9 and 44.7% in 2021. However, the contribution of remaining sectors declined from 35.1% in 50-51 to 26.4% in 2021. Declining share of agriculture sector does not affect the importance of this sector in the state economy, as the growth in primary sector of state economy is still determined by the trend in agriculture and horticulture production. It is one of the major contributor of the total domestic product and has overall impact on other sectors by input linkage, employment rate and transportation. Due to lack of irrigation facilities, agriculture production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the government. The state has made significant progress in the development of horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well-drained soil favor the cultivator of temperate to subtropical fruit. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticulture produce like flower, mushroom, honey and hops. During 21-22, 1,549 hectares of additional area was planned to be brought under fruit plants, against which 1,932 hectares of area has already been brought under plantation, and 5.35 lakh fruit plants of different species were also distributed up to December 2020. Growing of off-season vegetables has also picked up in the state. During 2021, 18.67 lakh ton of vegetable were produced as against 18.61 lakh ton in 1920. Production of vegetables will be about 18.50 lakh ton in 21-22. In the area of climate change mitigation, Himachal Pradesh continued to take various steps to achieve its targets. The State Action Plan on Climate Change aims to create a institutional capacity and implement sectoral activities to address climate change. In view of the growing needs of the state economy, government has taken steps to provide uninterrupted power supply in the state. Several steps have been taken for increasing power generation, transmission and distribution. As a source of energy, hydropower is economically viable since it is non-polluting and is environmentally sustainable. In order
To restructure this sector, the power policy of the state attempts to address all aspects like capacity addition, energy security, access and availability of power, affordability, environment, and assured employment to the people of Himachal. Through the private sector participation in terms of investment in this sector has been encouraging. Smaller projects up to 2 megawatt have been reserved for investors from Himachal Pradesh, and preference is given to them for projects up to 5 megawatt. Containment of prices is a priority for the government. Consumer price index inflation in Himachal Pradesh during 21-22 April to December 21 was 5.1%. Tourism is an important source of generation of revenue and diverse employment opportunities. A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during the last few years, but due to impact of COVID-19, there was a sharp decrease of 81% in tourist arrival in 2020. However, on the positive side, there is an increase of 75.44% in tourist inflow up to December 21. As compared to the previous year, this is evident from table 1.3. So यहाँ पे टेबल में जो टूरिस्ट का इनफ्लो था हिमाचल में वो बताया गया है। तो इसमें हम देखें 2020 में और अप टू 2021 में फॉरेनर 0.05% लाख में दिया गया है, तो 0.05 लाख। दिसंबर में 0.43 और उसके पहले आप देखो कि फॉरेनर्स की जो संख्या थी वो काफी अधिक थी। इसके अलावा 21 और 20 में अगर हम देखें तो 31.70 और 56.32 इनकी संख्या भी कम हुई है, तो टोटल आए थे 56.37 लाख। और 2020 में कोविड-19 का ज्यादा इंपैक्ट था, तो सबसे कम जो टूरिस्ट थे, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2020 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो था 32.13 लाख। So the priority of government has always been to implement social welfare program that improve quality of life. Concerted efforts have been made to improve the efficiency and quality of delivery and public services. Some of the major public welfare schemes implemented during the year are social security. There are 6.35 lakh social security pensioners in the state under social security pension scheme. Additionally, 1,95,003 new pension cases have been approved by the present government. The state government, in its first cabinet meeting on 27 December 2017, reduced the age limit of getting old age pension from 80 to 70 years without any income limit. This pension is being provided to 3,07,000 old people above 70 years. The pension for the elderly aged 60 to 69 years was increased from 700 to 850 per month, and those aged 70 years and above, it was increased from 1250 to 1500 per month. Janmanch is a program to improve transparency and good governance by establishing direct communication with the general public and solve their grievances and problems on the spot through public hearing. Total of 232 Janmanch have been organized till November 2021, and of the 53,665 grievances received, 93% have been resolved. तो जनमंच में क्या होता है, खुले में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, और अभी तक 232 जनमंच नवंबर 2021 तक आयोजित किए गए। 232 जनमंचों में 53,665 ग्रीवेंसेस रिसीव्ड हुए, उनमें 93% रिजॉल्व कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर सेवा संकल्प हेल्पलाइन, तो सेवा संकल्प हेल्पलाइन है 1100। इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के, उनको टाइम बाउंड मैनर में थ्रू टेलीफोन एंड इंटरनेट पोर्टल के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसमें ईमेल के द्वारा और सर्विसेज कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड थ्रू ईमेल, और सर्विस रेजोल्यूशन फ्रॉम 7 AM to 10 PM Monday to Saturday in the call center helpline located in Shimla. Total of 3.21 lakh grievances were received and 86% resolved under this helpline. तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन क्या है, 1100 पे अगर आप डायल करो तो ये कॉल जाती है कॉल सेंटर्स में, जो कि शिमला के नज़दीक है। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, और कंप्लेंट आपकी ईमेल के द्वारा कर सकते हो, और सर्विस रिजोल्यूशन फ्रॉम 7 AM to 10 PM, सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक ये एक्टिव रहते हैं। और 3.21 यानी कि 3,21,000 लोगों ने शिकायतें दी, और उनका
86% का रिजॉल्व कर दिया गया इस हेल्पलाइन के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। नारी संबल योजना के तहत क्या होता है कि 65 से 69 ईयर की जो भी वुमेन्स होती हैं उनको 1000 रुपए की पेंशन कह सकते हैं या सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है 1000 पर मंथ 65 टू 69 ईयर्स की नारी संबल योजना के तहत 39,641 महिलाएं इससे अभी तक लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। This योजना aims to empower women and protect environment by providing clean and smoke-free fuel to the eligible family of the state who could not be included in प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्टर नहीं थी उनको इसके अंदर रजिस्टर किया गया है। और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं को सशक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कदम उठाए जाते हैं, यानी कि उनको धुआं रहित ईंधन उपलब्ध करवाते। इसके तहत 3.24 लाख परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए और उनमें से 2.39 यानी कि 2,39,000 लाख लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी उपलब्ध कराया गया और उस पे 119.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और इसमें जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पहले तो कनेक्शन प्रोवाइड करवाया गया और जो कलेक्शन प्रोवाइड करवाया गया वो 3,24,000 फैमिलीज को प्रोवाइड करवाया गया मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत। और 3,24,000 में से 2,39,000 को एक अतिरिक्त रिफिल भी करवाया गया, यानी कि उनका सिलेंडर एक बार फ्री में भरा गया। तो यानी कि वो 119.90 करोड़ खर्च किए गए। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी सिमिलर टाइप की योजना है, लेकिन ये पूरे देश में लागू है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड फ्री गैस कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज एंड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम क्लीन कुकिंग फ्यूल लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें 1.36 लाख फैमिलीज को फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए और उस पर 21.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसमें जो बीपीएल फैमिलीज के लोग थे उनको ही प्रोवाइड करवाए गए। नेक्स्ट है हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम यानी कि हिमकेयर। हिमकेयर के अंतर्गत जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो पूरे देश में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर लो इनकम अर्नर्स। जिन फैमिलीज की इनकम बहुत लो है उनको फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। 4.26 lakh families were provided with golden cards. 1.16 lakh beneficiaries were given free treatment by spending 143.31 crore. तो आयुष्मान भारत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता है कि लोगों को जिनकी आय बहुत कम है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसे अगर आपने अपना बीमा करवाया स्वास्थ्य बीमा, तो आप बीमार पड़ते हैं तो आप वहां से क्या करते हो, क्लेम ले लेते हैं। उसी तरह का यहाँ पे अगर आप रजिस्टर होते हो और अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको उसका जो पैसे हैं जितने आपके लगेंगे वो मिल जाएंगे आयुष्मान भारत के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर्ड हो तो इस योजना के तहत 4,26,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रोवाइड करवाए गए और 1.16 यानी कि 1,16,000 को 143.31 करोड़ खर्च कर मुफ्त इलाज दिया गया। तो 4.26 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रोवाइड करवाए गए आयुष्मान भारत के अंतर्गत। उन 4,26,000 में से 1,16,000 लाभार्थी बीमार पड़े और उन पे 143.31 करोड़ खर्च किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन उनको मुफ्त इलाज दिया गया। अब इसी का आयुष्मान भारत सेंटर की है, मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य योजना ये हिमाचल की। तो इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। इसके तहत 5,13,000 परिवारों को पंजीकृत किया गया और 5,13,000 में से 2,17,000 को मुफ्त इलाज दिया गया और इस पे जो खर्चा किया गया वो 196.16 करोड़ खर्च किए गए, जो कि आयुष्मान भारत से भी ज्यादा। नेक्स्ट इज अटल आशीर्वाद योजना।
अटल आशीर्वाद योजना के तहत अस्पताल में जो भी नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनको लगभग 1200 की न्यू बूस्टर किट प्रोवाइड करवाई जा रही है और अभी तक 24.36 लाख करोड़ की लागत से 2,07,364 न्यू बूस्टर किट प्रोवाइड करवाए गए। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कौन सी फैमिली से होना चाहिए, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज हैं हॉस्पिटल में उन सभी के लिए ये अटल आशीर्वाद योजना है, जिनको यानी कि न्यू बूस्टर किट प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो न्यू बूस्टर किट है वो लगभग 1200 रुपए की पड़ेगी अगर उनको चाहिए बाहर लेनी होगी, जो कि शिशु के लिए होगी, जो नवजात शिशु होते हैं। और इसके लिए 24.36 करोड़ खर्च किए गए और 2,07,364 को ये किट प्रोवाइड करवाई गई। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंस फंड, तो इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस चिकित्सा सहायता कोष की स्थापना की गई है। उसमें जैसे कि पहले हमने योजनाएं पढ़ी, इसमें पूरा खर्चा नहीं दिया जाएगा लेकिन उनकी हेल्प की जाएगी। और इसमें 953 अभ्यर्थियों के इलाज पे 10.46 करोड़ खर्च किए गए थे। और जो चिकित्सा सहायता कोष है, इलाज के लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली अस्पताल को मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की मदद से। तो जो भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको यहाँ से सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चीफ मिनिस्टर फ्री मेडिसिन स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत 1374 प्रकार की दवाइयां, सुई और पट्टी आदि मुफ्त प्रोवाइड करवाई जा रही है और लगभग 216 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसका उद्देश्य 18 से 45 साल के जो भी युवा हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करना है और महिलाओं को जो अधिकतम आयु है उसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 18 नई गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है। तो इसमें ऐसा कि 860 करोड़ का निवेश किया गया है और उससे 4,862 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और लगभग 430 करोड़ के निवेश से 2593 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं और इसमें लगभग 7,216 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और लगभग 147 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया। इसमें नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सहारा योजना। सहारा योजना के अंतर्गत एम टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,000 टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज एंड टू देयर अटेंडेंस फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स। 61.39 करोड़ are being provided to 17,546 beneficiaries under the scheme। तो मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जो कमजोर वर्गों के जो लोग रोगी हैं और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनके बैंक खातों में 3,000 की मासिक वित्तीय सहायता यानी कि हर महीने 3,000 प्रोवाइड करवाई जा रही है और इस योजना के तहत 17,546 लाभार्थियों को 61.39 करोड़ प्रोवाइड करवा चुके हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से ही होने चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप योजना। इस योजना के तहत युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1 वर्ष के लिए 25,000 प्रति माह का आजीविका भत्ता और इंक्यूबेशन केंद्रों को 3 वर्ष के लिए 30 लाख की सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत 11.35 करोड़ खर्च किए गए और 191 स्टार्टअप और 12 इंक्यूबेशन केंद्रों को इससे फायदा हुआ है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत शादी के लिए जो निराश्रित महिलाएं हैं या लड़कियां हैं 51,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। 6224 लाभार्थियों पर अभी तक 28.15 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार। सो नेक्स्ट है बेटी है अनमोल योजना। इसमें जो लड़कियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उनको बदलना और उसको सशक्त बनाना है और बीपीएल परिवार यानी कि गरीबी रेखा से नीचे बेटियों के नाम पर 21,000 रुपए जमा किए जाते हैं और प्रति परिवार अधिकतम 2 बेटियां इस परियोजना का लाभ उठा सकती हैं और अब तक 1,07,823 लाभार्थियों को 32.94 करोड़ दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट।
हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया था। इसमें 96,721 करोड़ के 703 MOU साइन किए गए और 13,488 करोड़ की 236 परियोजनाओं का पहला शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 27 दिसंबर 2021 को मंडी में आयोजित किया गया था, जिसमें 28,197 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 287 समझौता ज्ञापनों को आधार बनाया गया था। तो इन परियोजनाओं को अगर स्टार्ट हो जाती है टाइमली तो 80,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की उम्मीद है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में स्टार्टिंग में पहली बार 96,721 करोड़ के 703 MOU साइन किए गए और सेकेंड टाइम जब मंडी में हुआ तो 28,197 करोड़ के 287 समझौता ज्ञापनों को आधार बनाया गया था। नेक्स्ट है हर घर पाठशाला। हर घर पाठशाला के अंतर्गत कोरोना काल में सभी स्तरों पर जो सरकारी स्कूल थे उनमें शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और छात्रों के 1.92 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और इसमें 7,69,878 छात्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। इसके तहत 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 100 मेधावी छात्र जिन्होंने 10वीं में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं उनको व्यावसायिक या किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। यानी कि जो 11th में पढ़ने वाले 100 छात्र होंगे, जो 100 टॉपर्स होंगे जिन्होंने 10वीं में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए होंगे 100 टॉप 100 को, उनको 1 लाख की राशि प्रोवाइड की जाएगी किसी भी तकनीकी पाठ्यक्रम या वेबसाइट में पढ़ने के लिए। जो फीस होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो ये जो योजना है उसके तहत रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो उपयोग होता है उसको कम करने और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन लागत को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत 9,192 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है जिसमें 1,53,643 किसानों को लाभ के लिए 46.15 करोड़ खर्च किए गए। जल से कृषि को बल योजना। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स एट सुटेबल प्राइसेस इन द स्टेट। तो क्या होगा कि चेक डैम और तालाबों का निर्माण किया जा रहा है ताकि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो और उसके लिए वित्तीय राशि प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा। सामुदायिक स्तर पर काम करने पर सरकार 100% खर्च इसका वहन कर रही है और 1344 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और टोटल 83.40 करोड़ खर्च किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर्स फार्म प्रोटेक्शन स्कीम एंड मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जो आवारा जानवर होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो व्यक्तिगत सौर बाढ़ पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। अगर कोई 10,000 की चीज है, आप बाढ़ अगर ले रहे हो सौर ऊर्जा से जो होते हैं जिससे कि जो जंगली जानवर है वो भागते हैं क्योंकि उनको एक झटका सा लगता है, तो उस पर अगर 10,000 की चीज है तो आपको सिर्फ 2,000 देने पड़ेंगे, 8,000 सरकार देगी। इसके अलावा अगर आप व्यक्तिगत ले रहे हो समूह आधारित सौर बाढ़ पर 85% अनुदान, जैसे कि अगर आपने कोई ग्रुप बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला मंडल या कुछ, तो उस पर 85% अनुदान दिया जा रहा है। कंटीले और चेन लिंक्ड बाढ़ पर 50% और कंपोजिट बाढ़ पर 70% अनुदान दिया जा रहा है। 4,592 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और 150.52 करोड़ इस पे खर्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इज किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत 6,000 पर ईयर की इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवा जा रही है 3 इंस्टॉलमेंट्स में स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। और अभी तक 1,532.38 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं 9.37 लाख से अधिक के किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,532.38 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सिर्फ वही किसान आ सकते हैं जो छोटे किसान हैं, ये जो सीमांत किसान हैं, तो उनको 6,003 समान किस्तों में दिए जाएंगे प्रति वर्ष। और पूरे हिमाचल के 9.37 लाख यानी कि 9,37,000 किसान, 9,37,000 से भी अधिक किसानों को लगभग इस योजना के तहत 1,532.38 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार। नेक्स्ट जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य जो है घरेलू जो नल होता है उसके माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 8.16 लाख घरों में नल से पानी की आपूर्ति की गई है और वर्ष 2021-22 में 1429.08 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, इस योजना के अंतर्गत फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस, पॉलीटनल आदि की स्थापना पर 85% तक का अनुदान दिया जा रहा है। फूलों का परिवहन शुल्क भी माफ कर दिया गया है और इस योजना के तहत 1282 किसान लाभान्वित हुए और 27.98 करोड़ इस योजना पे अभी तक खर्च किए गए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें कि ओवरव्यू लिया गया था इन जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, और उसके अलावा जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनका भी एक ओवरव्यू दिया गया था। तो बेटर यह है कि इनका एक चार्ट हम बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। बेटर यह है कि जो भी नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे इस तरीके से हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। थैंक यू।